is 110%, right? So as the randomness kept on increasing, so whenever a system is completing, whenever system is proceeding, a reaction is proceeding into a system, the entropy overall kept on increasing. If the entropy overall kept on increasing, that means my reaction is spontaneous, right? ये टॉपिक हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था, बट बिफोर कवरिंग दिस टॉपिक मैंने इन द वेरी लास्ट मिनट आपको एक टर्म बताई थी. Whenever we have either an isolated system or non-isolated system, our delta S should be greater than 0. Our delta S should be greater than 0. मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका जो यूनिवर्स है that is composed of two different things, that is system and surrounding. इस बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो. We have studied this in our offline classes also when you were physically present in my class. तो यूनिवर्स जो है उसके अंदर सिस्टम और सराउंडिंग दोनों चीजें एज इट इज प्रेजेंट है, पहली बात. सेकंड पॉइंट, अगर आपके पास डेल्टा एस सिस्टम जो है वो नेगेटिव है, स्टिल हमारा डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. रीजन बिहाइंड दिस इज कि हमारा जो डेल्टा एस सराउंडिंग है वो डेल्टा एस सिस्टम से पहली तो बात बहुत ज्यादा होगा, और दूसरी बात डेल्टा एस सराउंडिंग इतना ज्यादा होगा कि डेल्टा एस वाले सिस्टम को कंपनसेट कर दे. बेशक आपकी इसकी वैल्यू आ रही है सपोज -10, बट डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू आ रही है +90. तो +90 -10 को इजीली कंपनसेट करके द आंसर वुड बी ओवरऑल +80. दैट मींस ग्रेटर देन 0. और इस पॉइंट से हम बोल सकते हैं कि यस, हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो रिएक्शन है दैट इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस. हमारी जो रिएक्शन है वो खुद से प्रोसीड हो रही है. ठीक है जी, ये टॉपिक हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था. सेम इसी इक्वेशन के ऊपर जब हमारा सिस्टम बेशक लेस देन 0 हो बट सराउंडिंग इतना बड़ा हो कि वो उसको कंपनसेट करके ग्रेटर देन 0 ओवरऑल इक्वेशन को बना दे, इस इक्वेशन के ऊपर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे and then we will cover our next topic. Okay, so यही इक्वेशन है, बस इसको मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वांटिटी की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी so that your concept would be crystal clear, right? Let's start. The page number 177, we have NCERT in-text question 6.10. NCERT इंडेक्स क्वेश्चन 6.9 हमने कवर किया था, जिसमें हमने सिर्फ ये देखा था कि कैसे सिस्टम के अंदर स्पॉन्टेनियस जो है, कैसे सिस्टम के अंदर एंट्रोपी जो है वो चेंज होती है, वो कम या ज्यादा होती है. ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 6.10. तो क्वेश्चन 6.10 टेल्स अस फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन. यानी हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आयरन भी प्रेजेंट है और जिसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है. वो दोनों आपस में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और ऑक्सीडाइज करके सपोज वो बना रहे हैं फेरस ऑक्साइड, मान लीजिए. ठीक है, नाउ जब ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, इन दिस केस एंट्रोपी चेंज इज -549 जूल पर केल्विन पर मोल, राइट? तो हमें बता रखा है कि आपका जो सिस्टम है उसका जो डेल्टा एस है वो है नेगेटिव -549, बट यू हैव आल्सो बीन प्रोवाइडिंग द डेल्टा एच नॉट फॉर द ओवरऑल रिएक्शन व्हिच इज गिवन एज +5530 जूल पर केल्विन, सॉरी नॉट केल्विन पर मोल. एंट्रोपी नहीं है कि केल्विन होगा, सॉरी टू से दैट. ओके, नाउ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपके पास जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो नेगेटिव है, और उन्होंने साफ-साफ ये लिखा है इन स्पाइट ऑफ द नेगेटिव एंट्रोपी चेंज द रिएक्शन, व्हाई इज द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस? The questioner has told us that delta S is negative, still the reaction is spontaneous. ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यू नो वेरी वेल, जब भी आप एंट्रोपी को और स्पॉन्टेनिटी को डील करते हो, आपके पास एक ही इक्वेशन है, एंड द इक्वेशन इज फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, for
the reaction to be spontaneous, delta S must be greater than 0. But अभी मैंने आपको बताया कि जो डेल्टा S है ये आपका सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को कंबाइन करके जो ओवरऑल डेल्टा S आता है, दैट इज डेल्टा S यूनिवर्स, वो होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। तो अब इस बात से हमें इतना आइडिया मिल गया है कि अगर मेरी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है, दैट मींस मेरी डेल्टा S को ग्रेटर देन 0 होना है, दैट मींस मुझे सिस्टम और ये जो साइड में एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये जो एंट्रोपी इसमें चेंज हो रहा है, उसकी सराउंडिंग दोनों को सम अप करना है, राइट। लेट्स बिगिन। डेल्टा S system is given to be -509 joule per Kelvin per mole, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे निकालना है डेल्टा S यूनिवर्स, और हमें पता है डेल्टा S यूनिवर्स इज डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग। सिस्टम हमें दे रखा है तो हम सराउंडिंग की कैलकुलेट करने की कोशिश करें। यू नो वेरी वेल डेल्टा S इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन P, बिल्कुल सही बोल रही हूं मैं। और मैंने एक और बात आपको बोली थी कि ये जो हीट है, दिस इज इक्वल टू हीट ऑफ द रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। एंथैल्पी का मतलब भी हीट है, Q का मतलब भी हीट है, आपको Q दी भी हुई है। तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे के पूरे कंपोनेंट को अपनी वैल्यू वहां पे पुट करने की कोशिश करूंगी, व्हिच इज इक्वल टू, सॉरी फॉर दैट, this is given as -1648 into 10 raised to power 3 joule. ओके, तो आपको डेल्टा Q या फिर डेल्टा H गिवन है 1648 10 raised to power 3 डिवाइड बाय टेम्परेचर आपको गिवन है at 298 केल्विन। ये दोनों ही चीजें आपको न्यूमेरिकल के अंदर स्टेटमेंट के अंदर मेंशन। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्विस्ट जो है वो समझने की जरूरत है। आपका जो डेल्टा S सराउंडिंग है वो इसके केस के लिए शुड बी नेगेटिव। ये आपके पास ऑलरेडी नेगेटिव है, बट मैं बोल रहा हूँ कि मैं अलग से नेगेटिव साइन लगा रही हूँ अपने डेल्टा S सराउंडिंग के लिए। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम अपनी मर्जी से नेगेटिव साइन क्यों अप्लाई। द आंसर इज दैट जब आपका डेल्टा S सिस्टम नेगेटिव वैल्यू बना रहा है, दैट मींस सिस्टम जो है वो कुछ ना कुछ एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ठीक है। और जो सिस्टम एनर्जी को रिलीज करेगा, जो सराउंडिंग है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करे। नॉर्मल सी बात है। अगर मैं बोलूं कि पूरा का पूरा जो बोर्ड है आपका वो एक सिस्टम है और इसके जो आसपास वाला पार्ट है वो सराउंडिंग है, ठीक है। हमें ये बोला गया है कि सिस्टम के लिए आपकी जो एंट्रोपी है दैट इज द नेगेटिव, दैट मींस कि इसके केस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो नेगेटिव है, ठीक है जी। अगर आपका सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है, सिस्टम इज रिलीजिंग एनर्जी, दैट मींस इट इज नेगेटिव। आपको बहुत अच्छे से पता है ये एनर्जी रिलीज्ड बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। ये बात भी हमने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ी हुई है। जब भी सिस्टम एनर्जी को रिलीज करता है इट इज नेगेटिव, ठीक। तो जो आसपास वाली सराउंडिंग है, जो सिस्टम उस एनर्जी को रिलीज कर रहा है, सराउंडिंग तो उसी को एब्सॉर्ब करेगा, उसके पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं। जो सिस्टम एनर्जी को कम या ज्यादा करके, रिलीज करके, गेन करके जो भी एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, सराउंडिंग के पास जो आसपास का एरिया है उसके पास वही एनर्जी आती है ताकि वो खुद को प्रोसीड करा सके। तो क्योंकि सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव है तो आपका डेल्टा Q बाई T आल्सो वुड बी नेगेटिव। डेल्टा Q जो है वो भी नेगेटिव हो जाएगा, राइट। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। रिलीजिंग एनर्जी नेगेटिव ओवरऑल। जब ये नेगेटिव आ रही है तो डेल्टा Q के आगे मैं माइनस साइन लगा रही हूँ, नेगेटिव नेगेटिव इट शुड बी द पॉजिटिव। और जब मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूंगी, इस पूरी न्यूमेरिकल क्वांटिटी को सॉल्व करूंगी, आई विल गेट द आंसर 5530 जूल।
जब मैं इसको डिवाइड करूंगी आंसर इज 5530, राइट। तो आपके पास डेल्टा एस सराउंडिंग भी आ गई है, डेल्टा एस सिस्टम आपके पास ऑलरेडी है। जब मैं डेल्टा एस यूनिवर्स को कैलकुलेट करूंगी, दैट मींस डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, इट इज इक्वल्स टू डेल्टा सिस्टम इज -549, डेल्टा सराउंडिंग इज 5530। दोनों को ऐड करने से व्हाट विल आई गेट द आंसर? सपोज आई एम गेटिंग द आंसर 4980 जूल पर केल्विन पर मोल। क्योंकि आपका डेल्टा एस यूनिवर्स जो है ओवरऑल वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है, इसीलिए even being the delta S negative, my reaction is spontaneous. So the reaction is spontaneous because delta S universe is greater than 0. Alright. So this was all about this topic. हमने इस टॉपिक से सिर्फ इतना सीखा है कि बेशक हमारा जो डेल्टा एस सिस्टम या डेल्टा एस सराउंडिंग भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिस्टम ही सिर्फ नेगेटिव हो, सराउंडिंग भी आपका नेगेटिव हो सकता है, बट दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो 90% रिएक्शंस में ऐसा माना जाएगा कि एक जो चीज है दोनों में से वो उसको कंपनसेट करके ओवरऑल डेल्टा एस यूनिवर्स को ग्रेटर देन 0 करेगी एंड माय रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस। एम आई क्लियर? माय रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है जी। सो डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0 व्हेनेवर वी आर एडिंग टू सिस्टम एज वेल एज द सराउंडिंग। ठीक है, तो ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया है, द एंट्रोपी इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। द वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज gives free energy. Okay, gives free energy is the last topic, last method. पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम गिब्स फ्री एनर्जी को पढ़ क्यों रहे हैं, ऐसा हमें क्या जरूरत पड़ गई थी कि हमें गिब्स फ्री एनर्जी को स्टडी करना पड़ रहा था मैथमेटिक्स के अंदर। सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी ने किसी को उसको डिस्कवर किया है, आपके सिलेबस में नया टॉपिक डाल दे इसलिए हम उसको पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं व्हाई डू वी नीड टू स्टडी गिब्स फ्री एनर्जी। लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो मेरा लास्ट मेथड है, दिस इज माय लास्ट मेथड टू explain whether the reaction is spontaneous or not. मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि गिब्स फ्री एनर्जी को हम स्टडी करने की जरूरत पड़ रही है, ये हम ये बता रहे हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है नहीं। लेट्स स्टार्ट। एज यू नो वेरी वेल बच्चे, फ्री एनर्जी को जब भी हम स्पॉन्टेनिटी को स्टडी करते हैं हमारे पास दो अलग अलग मेथड आ रहे हैं। फर्स्ट है आपका एंथैल्पी और सेकंड है आपका एंट्रोपी। अब पहले एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं। Whenever we have studied about the spontaneity reaction, हमें ये पता चला कि हमारा जो एंथैल्पी का केस है उसके अंदर जो चेंज है that should be negative only when the reaction is spontaneous। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं ये बोलूं कि कोई कंपाउंड ऐसा है जिसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, यहाँ पे प्रेजेंट है वो कंपाउंड और नॉर्मल एनर्जी का लेवल इतना है, तो वी नो वेरी वेल कि अगर किसी भी चीज को, यूनिवर्स का लॉ है, अगर किसी भी चीज को यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करना है, लंबे टाइम तक सरवाइव करना है, तो उसको स्टेबल होना पड़ेगा। और स्टेबल होने के लिए उसका जो एनर्जी लेवल है दैट शुड बी लो। ऐसा नहीं है कि एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई है और वो वहां पे सरवाइव कर। तो अगर किसी भी कंपाउंड को स्टेबल होना है तो इट हैज टू रिलीज द एनर्जी टू कम इन द ग्राउंड स्टेट rather than the excited state। बिल्कुल सही बात है, ये हमने पढ़ा भी है कि एंथैल्पी जो है वो डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए बिकॉज लेस एनर्जी मोर स्टेबल। डू एग्री?
तो ये कंसेप्ट हमने निकाला अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, अपने थ्योरेटिकल मेथड के थ्रू, कि जब अगर मेरे रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो वहां पे डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या आई, कुछ रिएक्शन आपकी ऐसी हैं, सपोज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये आपकी एक्सोथर्मिक, जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है डेल्टा एच नेगेटिव। बट कुछ मेरी रिएक्शन ऐसी है जो कि आपकी एंडोथर्मिक है, जिसमें हम एनर्जी को एब्जॉर्ब करा रहे हैं, दैट मींस डेल्टा एच पॉजिटिव है, स्टिल आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। मान लीजिए कार्बन है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना रहा है, हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, तब जाके वो CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा कंसेप्ट। तो एंथैल्पी जो है वो डेल्टा एच नेगेटिव वाला जो केस था वो 100% वैलिड नहीं हो पाया, तो हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते स्पॉन्टेनिटी को बताने। ठीक है जी, सेम एज इट इज, लेट्स मूव टू द एंट्रोपी। एंट्रोपी के ऊपर हमने बहुत सारा टाइम अपना इन्वेस्ट किया है, 2-3 लेक्चर्स, जिसमें हमने ये सीखा कि हमारा जो एंट्रोपी है पूरे सिस्टम का या सराउंडिंग का, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये है कि हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है ना। ये इसमें स्पॉन्टेनिटी को बताने के लिए हमने सहारा लिया रैंडमनेस। हमने ये सीखा कि मान लीजिए कोई रूम है, उसको हमने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रखा है, वहां पे रैंडमनेस है 0। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स वहां पे नहीं है, जैसे हम रूम से बाहर गए, if we are living in that room for a long period of time, हो रही है लंबे टाइम तक, उसकी जो साज सजावट है, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो धीरे धीरे खत्म, ठीक है। तो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, रैंडमनेस है, इंक्रीज हो रही है, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आ रहा है, मेरी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। ये हमने पढ़ लिया पिछले 2 लेक्चर्स। अब इसके केस में भी 100% वैलिडेशन ये पॉइंट नहीं है। रीजन बिहाइंड दिस, liquefaction of gases. This is my exception. अच्छा, आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारी जो गैसेस हैं, कई सारी गैसेस वो बहुत इजीली लिक्विफाई हो जाती है। सपोज यहाँ पे कोई गैस प्रेजेंट है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। जब गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट मींस गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, रैंडमनेस ज्यादा है। लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो हमें पता है कि लिक्विड विद सॉलिड इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वहां पे रैंडमनेस कम है, लेस रैंडमनेस। ठीक है जी, यानी गैस से लिक्विड की तरफ मूव करने में रैंडमनेस जो है, एंट्रोपी जो है वो नेगेटिव आ रही है, बट स्टिल ये आपकी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्टिल एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मानते हो ये बात कि जब हम गैस को लिक्विफाई करते हैं, हमें कुछ गैसेस हैं, कुछ स्पेसिफिक, मैं हर एक गैस की बात नहीं कर रही, कुछ गैसेस ऐसे हैं आपकी, सपोज मैं मीथेन गैस की बात करूं, मैं अमोनिया गैस की बात करूं, ये आपकी इजीली लिक्विफाई हो रही है विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, राइट। तो बहुत आराम से लिक्विफाई हो रही है, रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है। तो इस एक्सेप्शन को देखते हुए हमें ये लगा कि एंट्रोपी भी जो है वो हमारे स्पॉन्टेनिटी वाले प्रोसेस को, स्पॉन्टेनिटी वाले मेथड को वैलिडेट नहीं कर पा, ठीक है। तो क्योंकि हमारे दोनों हथियार यहाँ पे फेल होते दिख रहे हैं, इसीलिए एक नया कंसेप्ट हमने डाला, एक नया मेथड हमने डाला, जिस नोन गिव्स फ्री एनर्जी, राइट। ये जो नया कंसेप्ट की एंट्री हुई है वो सिर्फ इसी वजह से हुई है कि आपके पहले दोनों जो कंसेप्ट थे वो 100% वैलिड नहीं है रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को बताने। ये जो सारा खेल हो रहा है ना बच्चे, ये सारा खेल सिर्फ रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को बताने। अगर हम ये देखें, जो भी मैंने आपके दोनों मेथड देखे हैं, अगर मुझे कोई भी मेथड इसमें से ये कंफर्म करके बता दे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, तो उसके केस में मैं बहुत इजीली ये बता सकती हूँ कि whether my reaction is proceeding or we have to provide the external pressure, right? तो इसी वजह से
हमने नया मेथड जो अप्लाई किया है दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास लास्ट टॉपिक है गिब्स फ्री एनर्जी। ये हमें क्या बताता है? गिब्स फ्री एनर्जी जो है बच्चे ये 110% वैलिड मेथड है, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल मेथड है, जो इस बात को प्रूव कर देता है कि आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। कैसे प्रूव करता है वो जानने की कोशिश करते हैं। जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी है, जब साइंटिस्ट ने इसको डिसाइड किया, इसको डिस्कवर किया, तो हमारे पास एक जनरल टर्म बन के आती है G equals to H minus Ts। G equals to H minus Ts। G क्या है आपका? गिब्स फ्री एनर्जी। H क्या है आपका? एंथैल्पी। T क्या है? टेम्परेचर। और S क्या है जी? एंट्रोपी। बिल्कुल सही बात है। गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू H minus Ts, एंथैल्पी और टेम्परेचर एंट्रोपी के प्रोडक्ट का सब्ट्रैक्शन माइनस ओवर। ठीक है जी। तो इतनी बात तो हमें पता चल गई कि G जो है जब हमने उसको कैलकुलेट किया है वो H minus Ts की बराबर। बट द पॉइंट इज G हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। नो सिग्निफिकेंस, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमने कहीं पर भी H को यूज नहीं किया, हमने डेल्टा H को यूज किया। हमने कहीं पर भी S को यूज नहीं किया, हमने डेल्टा S को यूज किया। सेम एज इट इज हम G को भी कहीं पर भी यूज नहीं करेंगे, हम डेल्टा G को यहाँ पे यूज करेंगे। सो वी नीड टू कैलकुलेट द डेल्टा G। अब डेल्टा G को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आपकी जो इक्वेशन है G इक्वल्स टू H minus Ts, दोनों तरफ डेल्टा से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। डेल्टा क्या है यहाँ पे? चेंज, स्लाइटली चेंज, स्मॉल चेंज, डेल्टा H माइनस डेल्टा Ts। अब क्योंकि आपकी ये जो रिएक्शन है, if the reaction is proceeding at constant temperature, तो आई होप इतना मैथ्स आप लोगों को आता हो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अगर मैं डेरिवेशन की बात करूं या इंटीग्रेशन की बात करूं, कांस्टेंट चीज हमेशा वहां से बाहर आ जाती है। तो डेल्टा जी मेरा क्या होगा? डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये पॉइंट आपको याद रखना है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। और इस पूरी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? इस पूरी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। इसे हम बोलते हैं जी गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, which is super important. The reason behind this is, अभी हम इसके बारे में स्टडी भी करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है या गिब्स की एनर्जी का मतलब क्या है। पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि गिब्स की एनर्जी मैथमेटिकली आपको क्या बता रही है। गिब्स की एनर्जी अभी भी एक एनर्जी ही है जो एंथैल्पी और एंट्रोपी इन्हीं दोनों से मिलकर बना है, बट उसके अंदर कुछ चेंजेस आए क्योंकि दोनों प्रोसेस, दोनों मेथड मिला करके हम थर्ड को बताएंगे, तभी जाके वो स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताएंगे। क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट हमें एंथैल्पी बता देता है स्पॉन्टेनिटी के बारे में, थोड़ा सा कंसेप्ट हमें एंट्रोपी बता देता है स्पॉन्टेनिटी। इसीलिए हम डेल्टा G जो है इसको ओवरऑल को कंबाइन करें। ठीक है। अब उससे पहले, इसको आगे स्टडी करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो आपका डेल्टा G है दैट इज अ स्टेट फंक्शन। यू नो वेरी वेल व्हाट इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो होता है जी जो सिर्फ और सिर्फ फाइनल और इनिशियल स्टेट पर ही डिपेंड करता है, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता हो, जो इस बात पर डिपेंड नहीं करता हो कि किस मेथड के थ्रू, किस पाथ के थ्रू आपका डेल्टा जी के अंदर चेंज आ रहा है, वो सिर्फ फाइनल और इनिशियल पर डिपेंड। तो पहला पॉइंट तो ये है कि डेल्टा जी स्टेट फंक्शन है। ये प्रॉपर्टीज हैं जिस सारी स्टेट गिब्स फ्री एनर्जी की प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे हैं हम।
First, this one, second state function, and third one is it is an extensive property. Extensive property किसको बोलते हैं? ये हमने पढ़ रखा है जी. एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती है जो नंबर ऑफ अमाउंट पे डिपेंड करती है. डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ नंबर. ठीक. और उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? यूनिट. डेल्टा जी की यूनिट क्या हो सकती है? डेल्टा जी जो है वो आपका डेल्टा एच टी और डेल्टा एस से मिल करके बनता है. अगर मैं डेल्टा एच की यूनिट की बात करूं, डेल्टा एच आपका क्या होता है? एंथैल्पी, दैट मींस जूल माइनस टेंपरेचर है आपका केल्विन मल्टीप्लाई डेल्टा एस यानी एंट्रोपी की यूनिट हमने काफी पढ़ी है, जूल पर केल्विन. सो जूल माइनस जूल दैट मींस ओवरऑल जूल. क्योंकि आपकी गिब्स फ्री एनर्जी एक एनर्जी ही है और हमने अभी प्रूव किया है कि इसकी जो यूनिट है वो भी एनर्जी की यूनिट ही हो. दैट मींस इट्स यूनिट इज आल्सो जूल. क्लियर है जी? चलिए अब हम पढ़ते हैं आपका जो गिब्स फ्री एनर्जी है इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में. अभी तक हमने सिर्फ इतना स्टडी किया कि न्यूमेरिकली अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिकली अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वैसा कुछ आता है. दूसरी बात हमने ये चेक आउट किया है कि ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. हमने ये भी चेक किया है कि इसकी यूनिट जूल होती है और एक स्टेट फंक्शन. अब हम स्टडी करेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या है, इसका बेनिफिट क्या है हमारे लिए फिजिकल लाइफ में, हमारे लिए रियल लाइफ. चलिए. So the next topic is what is the physical significance of delta G. जो गिब्स फ्री एनर्जी है ये बेसिकली एनर्जी है